हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओबरॉय कॉन्सेप्ट पर। मैं शैली शर्मा आज क्लास 8 का बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार टॉपिक आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ और उस मज़ेदार टॉपिक का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था तक पहुँचना। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इस एडोलेसेंस के अंदर किसी भी ह्यूमन मेल या ह्यूमन फीमेल के बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, चाहे वो कोई भी चेंजेस क्यों ना हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, हाइट की चेंज हो, ये सारे चेंजेस जो कि ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल के बॉडी में आते हैं वो आते हैं एडोलेसेंस के बीच में। तो चलिए हम लोग रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस क्लास 8 का मज़ेदार टॉपिक आज एक मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ ये जानेंगे कि एडोलेसेंस है क्या, ये कब तक रहता है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए ये सब कुछ जानते हैं। तो एडोलेसेंस एक वैसा पीरियड है जो कि चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक डेस्टिनेशन करता है, यानी कि कोई भी न्यूबॉर्न बेबी जो अपना हाइट किसी भी चेंज को, मतलब चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड के बीच में जो पीरियड आता है उसी को हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं। और ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये निकल कर आता है कि ये जो एडोलेसेंस है ये कितने सालों तक रहता है। सबसे पहले के ज़माने में ये जो एडोलेसेंस था, ये एडोलेसेंस ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल के बॉडी में 13 टू 19 ईयर्स तक रहता था, यानी कि 13 टू 19 ईयर्स तक पहले के ज़माने में ये जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है वो किसी भी ह्यूमन मेल या ह्यूमन फीमेल के बॉडी में रहता था। तो अब ये हो चुका है कि जो हम लोग को ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल, बॉय गर्ल जो होते हैं वो आज के थोड़े से केयरलेस हो चुके हैं। और आप लोग भी इसी पीरियड से अभी गुजर रहे हो तो आप लोग को समझने में और मज़ा आएगा और मज़ेदार लगेगा और आप लोग अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो पॉइंट पे आते हैं कि अभी ये होता है कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ 10 टू 19 ईयर्स तक ही रहता है। पहले कितना रहता था? पहले रहता था 13 टू 19 ईयर्स तक। तो ये पहले का था, ये था पहले का और ये है अब का। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें कितने सारे चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो अपने हेल्थ पर, हाइजीन पर, फिज़िकल एक्सरसाइज पर, सभी कुछ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कुछ ज़्यादा ही केयरलेस हो जाते हैं। और आप लोग भी अभी इसी पीरियड से गुजर रहे हो तो इसको अच्छे से समझोगे तो आई थिंक कि आप लोग जितना मैंने अभी तक में पढ़ाया एडोलेसेंस के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ये हम लोग समझ रहे हैं। अगला पॉइंट ये निकल कर आता है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में कि प्यूबर्टी ये प्यूबर्टी होता क्या है। ये प्यूबर्टी एक ऐसा पीरियड है जो कि किसी भी ह्यूमन मेल या ह्यूमन फीमेल के बॉडी में रिप्रोडक्ट करने का कैपेबिलिटी तैयार हो जाता है, यानी कि किसी भी ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल के बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। तो उसी पीरियड को हम लोग प्यूबर्टी जानते हैं। तो अब ये पॉइंट निकल कर आता है कि एडोलेसेंस और प्यूबर्टी दोनों के बीच में क्या सेम है। तो ये सबसे पहला बात ये है कि एडोलेसेंस के अंदर ही प्यूबर्टी आता है, यानी कि एडोलेसेंस जो होता है अभी 13 टू 19 ईयर्स के बीच में, इसी के अंतर्गत प्यूबर्टी का एज ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल के बॉडी में हो जाता है। तो अब ये देखते हैं कि जो प्यूबर्टी होता है ना वो ह्यूमन फीमेल
और ह्यूमन मेल के बॉडी में कब से शुरू होता है, उसमें क्या क्या होता है और कब जाके वो खत्म हो जाता है। प्यूबर्टी का जो एज होता है वो गर्ल्स में होता है 10 to 12 ईयर्स तक। तो ये प्यूबर्टी का एज होता है ना 10 to 12 ईयर्स के बीच में ह्यूमन फीमेल्स के बॉडी में पूरी तरह से हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, उसमें प्यूबर्टी के चेंजेस आने लग जाते हैं, जस्ट लाइक चेंज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, चेंज इन वॉइस, सेक्सुअल मैच्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं प्यूबर्टी के अंतर्गत, चाहे वो गर्ल्स में हो या फिर चाहे वो बॉयज़ में हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट था, मैंने आपको भी बताया कि गर्ल्स में जो प्यूबर्टी का एज होता है वो होता है 10 to 12 ईयर्स तक होता है ना। और उसके बाद हमारे जो लड़के होते हैं उसमें ये प्यूबर्टी का पीरियड्स आता है 12 to 30 ईयर्स के बीच में। तो ठीक है, अब ये भी समझ लिया आपने कि एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, एडोलेसेंस कब तक आता है, एडोलेसेंस में होता क्या क्या है, प्यूबर्टी भी कब तक आता है, चाहे वो बॉयज़ में हो, गर्ल्स में हो, ह्यूमन मेल ह्यूमन फीमेल्स में हो। तो इन दोनों के बारे में जो अभी तक समझाया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बेसिक बता रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ पॉइंट्स में दिक्कत हुई तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, आपको पीछे में समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें तीसरा पॉइंट ये निकल कर आता है चेंज इन प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के जो ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल्स होते हैं उसमें प्यूबर्टी में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, बेसिक चेंजेस कौन कौन से होते हैं प्यूबर्टी में। तो उसमें सबसे प्रथम फर्स्ट नंबर पे आता है इंक्रीज इन हाइट, यानी कि उसकी हाइट में बढ़ोतरी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि ये यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल आता है, आई होप कि आपके मन में भी ये आया हो। इसमें ये क्वेश्चन निकल के आता है कि आपने तो अभी बताया कि एडोलेसेंस के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो उसमें जो इंक्रीजमेंट ऑफ हाइट होता है वो तो पूरे न्यूबॉर्न बेबी से लेके और पूरे जो हमारा एडल्टहुड तक होता है वहाँ तक हमारा हाइट जो होता है वो बढ़ते रहता है। लेकिन परंतु यहाँ पे एक ऐसा सवाल आ जाता है कि यहाँ पे तो हाइट न्यूबॉर्न बेबी से बढ़ते एडल्टहुड तक आता है, लेकिन हम लोग उस पीरियड को एडोलेसेंस क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं बिकॉज उसमें भी जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं हॉर्मोन्स की तो डेवलपमेंट नहीं होती है न्यूबॉर्न बेबी में। तो जो नॉर्मली जो एज होता है एक बॉय और एक गर्ल्स का 10 to 11 तक का जो एज होता है, चाहे वो बॉयज़ में हो चाहे वो गर्ल्स में हो, उसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि ये लड़की है ये लड़का है। आपने बहुत सारे फिल्म में भी देखा होगा या फिर कोई डेली शॉप में देखा होगा कि जो रियलिटी में जो चाइल्ड एक्ट्रेस या फिर एक्टर जो होते हैं, चाइल्ड एक्ट्रेस या एक्टर्स, वो जो होते हैं या अगर चाइल्ड एक्ट्रेस हुई तो उसको हम लोग चाइल्ड एक्टर बना देते हैं, अगर वो चाइल्ड एक्टर हुई तो उसको चाइल्ड एक्ट्रेस बना देते हैं। चाहे वो डेली शॉप में भी ऐसा किया जाता है, लड़की को लड़का बना दिया जाता है, एकदम पगड़ी वगैरह सब पहना के, एकदम दाढ़ी मूछ पहना के सरदार बना दिया जाता है, या फिर लड़का को लड़की बना दिया जाता है, उसको एकदम फ्रॉक पहना दिया जाएगा, पॉनीटेल बना दो, लिपस्टिक लगा दो, हेयर बैंड लगा दो, बन गई पापा की परी। फिर उसके बाद ये निकल कर आता है कि ये 10 to 12 ईयर्स का जो होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता है कि ये तो बॉयज़ है ये तो गर्ल्स है। हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन बॉय है कौन गर्ल्स है। फैशन शो में भी यही किया जाता है, सेम फंडा, सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया उसमें भी आजमाई जाती है। तो इंक्रीजमेंट ऑफ हाइट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक क्वेश्चन भी आया था निबल के, आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया और क्यों होता है कैसे होता है। और यहाँ पे इंक्रीजमेंट ऑफ द हाइट होता है वो एकदम जो हमारा हाइट होता है वो बढ़ते कब तक रहता है, वो सेम एडोलेसेंस का जो हमारा एज है 10 to 19 तो पहले था, ये नहीं होता है, 13 to 19 तक का जो उम्र एज है वो इसके अंदर इंक्रीजमेंट ऑफ हाइट होते रहता है।
तो आई होप कि आपको इंक्रीजमेंट ऑफ हाइट अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिमाग में घुस गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे जितना मैंने अभी तक में भाषण दिया। यहाँ पे इंक्रीजमेंट ऑफ हाइट तक मैंने पढ़ा दिया। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, चेंज एंड प्यूबर्टी, इंक्रीजमेंट इन हाइट में, तो वीडियो को टिक 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 रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये निकल कर आता है कि चेंज इन बॉडी शेप, यानी कि उसके शारीरिक आकार, प्रकार, रंग, रूप में किस प्रकार के परिवर्तन, किस प्रकार के बदलाव, चेंज आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्यूबर्टी के एज में, यानी कि एडोलेसेंस बोलो या प्यूबर्टी बोलो, उनके एज में जो बॉयज़ होते हैं, मैं आपको पहले बॉयज़ का ही एग्जांपल दे देती हूँ, मम्मी के मगरमच्छ का एग्जांपल, कि जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर उनका, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना चेंज इन बॉडी शेप, तो बॉयज़ जो होते हैं ना उनके अंदर जैसे हो गया, उनके शोल्डर जो होते हैं ब्रॉड हो जाते हैं, उनके यहाँ पे थ्रोट बाहर निकल आते हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ जो थ्रोट निकल आते हैं ना बॉयज़ के बाहर, उसको हम लोग साइंटिफिक नेम में बोलते हैं ADAMAPPLE, एडम एप्पल बोलते हैं, जो कि बॉयज़ के थ्रोट यहाँ पे निकल जाते हैं। जो बॉयज़ एडोलेसेंस यानी कि प्यूबर्टी या फिर एडोलेसेंस के एज में आ चुके हैं, वो उस एज के बीच से गुजर रहे हैं, उनके गले में जो थ्रोट बाहर निकल रहा होगा वो धीरे धीरे करके ही बड़ा होता है, तो वो जो थ्रोट निकल रहा होगा उसको हम लोग एडम एप्पल के नाम से जानते हैं। एक नया फैक्ट निकल गया यहाँ पे। तो ऐसे ही आगे ये भी होता है कि बॉयज़ का शोल्डर ब्रॉड हो जाता है, उसका एडम एप्पल आ जाता है, और बॉयज़ के फेस पे काफ़ी सारे एक्ने, पिंपल्स, फिर उसका जो हाइट होता है वो इंक्रीज होता है, बॉडी उनकी वाइड हो जाती है, उनके सेक्स ऑर्गन में डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया चेंज इन बॉडी शेप इन बॉयज़। अब गर्ल्स में पढ़ते हैं कि पापा की परी में कितने प्रकार के बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं। तो पहले तो उनका जो थोड़ा सा वॉइस होता है ना, वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, थोड़ा सा तीखी, जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ना, तीखी वॉइस हो जाती है लड़कियों की। तो उसके बाद उनका शोल्डर ब्रॉड हो जाता है, उनका ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, उनके हिप बड़े हो जाते हैं, एंड ऐसे करके उनकी हाइट बड़े हो जाते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन्स में डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे बॉडी शेप चेंजेस जो होते हैं वो गर्ल्स में भी होते हैं। तो चेंज इन बॉडी शेप इन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में मैंने क्रॉस कॉरस्पॉन्डिंग करवा के आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एकदम फनी तरीके से, एकदम बेसिक शॉर्ट। मैं आपको काफ़ी हल्के लैंग्वेज में शॉर्ट से पढ़ा रही हूँ। मन लगा के पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, माँ बाप को प्राउड करवाइए, मेरा बेटा बेटी ये कर रहा है। एक बार और बता दूं आपको कि आप लोग अभी भी इसी एज से गुजर रहे हो, मैं भी उसी एज से गुजर रही हूँ, मैं भी एडोलेसेंस के ही एज में हूँ, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बता पा रही हूँ। और आप लोग भी इसी एज में हो, इसलिए आप लोग, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझोगे। उसके बाद ये पढ़ते हैं चेंज इन वॉइस क्या होता है। सबसे पहले चेंज इन वॉइस ऑफ मम्मी के मगरमच्छ में, यानी कि चेंज इन वॉइस इन बॉयज़ में पढ़ते हैं। तो ये बॉयज़ में जो वॉइस का चेंज, यानी कि बॉयज़ के जो आवाज़ में चेंज आता है, उसमें होता क्या है कि बॉयज़ का आवाज़ थोड़ा सा भारी हो जाता है, थोड़ा सा बोल्ड आवाज़ आने लग जाता है बॉयज़ का, काफ़ी ज़्यादा भारी, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड। जैसे आप लोगों ने डोरेमोन में जियान का वॉइस तो देखा ही हो, कितना ज़्यादा भारी वॉइस है, ओ मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, ये वाला गाना तो सबने सुना होगा। तो उसी प्रकार का चेंज आ जाता है बॉयज़ के वॉइस में इन एडोलेसेंस एज में। ओके, तो अब ये पढ़ते हैं चेंज इन वॉइस ऑफ पापा की परी, यानी कि चेंज इन वॉइस इन गर्ल्स। तो गर्ल्स में वॉइस का कैसे चेंज आता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो चेंज इन वॉइस होता है गर्ल्स में, वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा मधुर आवाज़ हो जाता है। वॉइस में किन में, गर्ल्स में, किन में, पापा की परी में। तो आप लोगों ने शिजुका का तो आवाज़ सुना ही होगा, कितनी प्यारी आवाज़ है उसकी, कितनी अच्छी मधुर आवाज़ है। तो उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल हो गई शिजुका, उसका वॉइस कितना ज़्यादा पतला तीखा वॉइस है। और यहाँ पे आ जाता है चेंज इन वॉइस कंप्लीटेड। तो पता चला
कितना जल्दी कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये पॉइंट, नहीं आया होगा तो सेम फंडा अपनाना, कमेंट करना है, रिवाइंड करना है वीडियो को और आगे बढ़ जाना है। और हाँ, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया, अगर उसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए इसेंशियल पॉइंट है तो आप उसको एक नोट्स के कॉपी में हाईलाइट ज़रूर कर लीजिएगा, ज़रूर उसको अपने नोट्स के कॉपी में उतार लीजिएगा। अब यहाँ पे ये आ गया अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने ऑन द फेस। सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट बढ़ा यानी कि उसका विकास, पिंपल एक्ने ऑन द फेस। आजकल के तो ह्यूमन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया ये बात, फेस पे पिंपल आना, फेस पे एक्ने आ जाना, फेस पे ऑयल आ जाना, काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं फेस पे, काफ़ी सारे ऑयल ग्लैंड्स के डेवलपमेंट हो जाते हैं फेस में। और यही डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंस के अंदर यानी प्यूबर्टी एज के अंदर। सबसे पहले बॉयज़ में काफ़ी सारे यहाँ पे जैसे ये चिक वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे ऐसे पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, यहाँ पे ऑयल आ जाता है, को थोड़ा सा भी काम करो तो बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाएगा, यहाँ पे स्वेट आ जाएगा, इतना ज़्यादा पसीना आता है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ना पिंपल्स का, एक्ने का, कील मुहासे, दाग धब्बे, ये सब बहुत ज़्यादा ही आ जाता है प्यूबर्टी के एज में। तो ये जो डेवलपमेंट हो जाता है हमारे फेस के अंदर, ऑयल ग्लैंड्स का, पिंपल ग्लैंड्स का, एक्ने, ये जो आ जाते हैं ना सब कुछ फेस पे यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। मैं भी समझ सकती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑन दिस एज। मैं भी एडोलेसेंस यानी कि मैं भी प्यूबर्टी के एज में चल रही हूँ। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है गाइज, समझ लो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे होता क्या है कि इचिंग होगा, इरिटेशन होगा, मन किया कि इचिंग पूरा एकदम नोच के हटा दे उसको, लेकिन नहीं करना चाहिए। इससे आपका जो पिंपल्स होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेम गर्ल्स में भी यही फंडा होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन, इचिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। सभी बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, ह्यूमन मेल या ह्यूमन फीमेल, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है डेवलपमेंट ऑफ पिंपल एंड एक्ने ऑन द फेस में। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। पता चला मैंने कब सारा कंप्लीट कर दिया, इजी पीजी था ना, एकदम इजी पीजी, हल्के में करके उड़ा दिया। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ जो मैंने अभी तक में पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो सेम फंडा, कितनी बार बोलूँ, कमेंट करो, रिवाइंड करो। और हाँ, एक चीज़ तो बोलना मैं भूल ही गई, अगर इतना तक में कुछ भी पसंद आया, मैंने जो इतना लेक्चर दिया, अगर आपको मेरे लेक्चर पे थोड़ा सा भी विश्वास है ना गाइज, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक करोगे, मुझे आगे बढ़ाओगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और अच्छे चैप्टर्स पे वीडियो बना सकूं, आप लोगों को हंसा सकूं, पढ़ा सकूं, खिला सकूं। तो अब आगे आ जाते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे, जो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सिंपल सी बात, मैंने आपको यहाँ पे भी प्यूबर्टी में भी समझाया। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन यानी कि जो ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो धीरे धीरे करके डेवलप्ड होने लग जाता है, यानी कि उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनसे वो रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, वो जो होता है धीरे धीरे करके डेवलप्ड होने लग जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, फीमेल्स में अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे से फीमेल्स में सेक्स ऑर्गन्स का, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और वहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होगा, अगर मान लीजिए लड़की प्यूबर्टी के एज में आ चुकी है, और उसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये होता है कि अगर लड़की प्यूबर्टी के एज में आ चुकी है, उसके मेंस्ट्रुएशन आने यानी कि उनके पीरियड्स आने शुरू हो चुके हैं, तो उनका टोटली डेवलपमेंट हो चुका है सेक्स ऑर्गन्स का। लेकिन फिर भी, लेकिन, किंतु, परंतु, बट यहाँ पे एक और पॉइंट ये आता है कि एक फीमेल तब तक अच्छे से एक बेबी को जन्म नहीं दे सकती है जब तक उसके 18 प्लस ना हो। अगर 18 प्लस से पहले वो किसी भी बेबी को जन्म देती है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, उसकी जान तक जा सकती है, जान पर बनाती है उसकी। तो अगर ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर पूरी तरह से डेवलपमेंट हुआ ही नहीं सेक्स ऑर्गन्स का, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कर ही नहीं पाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर यूटेरस का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ तो वहाँ पे बेबी कैसे आएगा। अगर यूटेरस का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है, टोटली डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो मुमकिन हो सकता है, वहाँ पे प्रेगनेंसी जरूर होगी और बिल्कुल होगी।
तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स हो गया। और यही डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स के अंदर तब होता है ये डेवलपमेंट जब मेल में इन मेल टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल में एस्ट्रोजन, ये दोनों मेन हार्मोन्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं हमारे ये पूरे चेंजेस पे, यानी कि ये टेस्टोस्टेरोन जो मेल के अंदर रिलीज होता है और ये एस्ट्रोजन जो फीमेल के अंदर रिलीज होता है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है ये सभी चीज़ों का, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो भी सेम टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है ये पूरे पॉइंट्स का। और उसके बाद यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसी के वजह से हमारे ह्यूमन मेल के बॉडी में स्पर्म का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म के निर्माण में। और सेम साधारण सिंपल सेम टू सेम समान यहाँ पे फीमेल्स में भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स के वजह से ओवम का निर्माण टोटली अच्छे से होता है। अगर ये दोनों हार्मोन्स नहीं होंगे ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल के बॉडी में तो ओवम और स्पर्म बना नामुमकिन है, और वहाँ पे रिप्रोडक्ट तो होना नामुमकिन से भी बड़ा वाला नामुमकिन है। तो ये दो हार्मोन्स होते हैं जो टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पूरे प्यूबर्टी के चेंजेस में। उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि मतलब मान लो वहाँ पे ओवम है जमा और वहाँ पे उसको स्पर्म मिल ही नहीं पाया, इम्पॉर्टेंट थोड़ी ना है कि हर महीने उसको स्पर्म मिल ही जाएगा, वहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो ही जाएगा, इम्प्लांटेशन हो ही जाएगा, ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। और जब इसी प्रक्रिया में जब हमारे यूटेरस में जो ओवम ब्लड के साथ एकदम कंबाइंड टुगेदर जो वेट कर रहा होता है स्पर्म का, अगर महीने में उसको स्पर्म नहीं मिल पाता है तो वो वेजिना के माध्यम से वेजिना को तोड़कर यूटेरस वॉल को पूरी तरह से तोड़ के वेजिना के माध्यम से बाहर ब्लड के साथ निकल जाता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, सिंपल मेथड में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और अपने लैंग्वेज में पीरियड्स भी बोलते हैं। ये टोटली 28 डेज पर दोबारा चलते आता है। आप लोग एडोलेशंस में हो, स्पेसिफिकली फीमेल्स आप लोग एडोलेशंस में हो, आप लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट, ये इस सेशन का लास्ट पॉइंट ये निकल के आता है कि रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि उस जो भी हमारे ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल होते हैं उसके अंदर उनकी पूरी तरह से मानसिक विकास, उसके बोलने का स्वभाव, उसके बिहेवियर, उसके इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि वो जिस प्रकार से कैसे बोले स्वभाव, बिहेवियर, मेंटली, फिजिकली जितने सारे भी चेंजेस आते हैं ये सब प्यूबर्टी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले ये आता है पॉइंट निकल कर कि रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल का रंग ढंग, स्वभाव जो होता है, बोलने का जो टोन, बोलने का जो टोन होता है वो कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रूड, किसी भी प्रकार में बहुत ज़्यादा रूड व्यवहार करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो कि कोई भी बच्चा है, उसको मम्मी बोल रही है कि बेटा ये काम कर दे, जब वो बेबी रहेगा तो उसको जब वो मान लो 8-9 साल का है फिर भी ओ माय गॉड मुझे नहीं करना, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मम्मी ये करेगी, मम्मी मार देगी, ये करेगी, वो करेगी, मम्मी डांटेगी। लेकिन वो बच्चा ऐसे करते 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 वो जो है वो टोटली वो काम को कर ही लेता है। ये सब होता है प्यूबर्टी से पहले। और अगर वो बच्चा 12 to 13 ईयर्स में है और उसके बाद उसके प्यूबर्टी आ चुके हैं और उसमें रिचुअल जो उसके अंदर प्रोसेस होता है वो टोटली अलग ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जैसे मम्मी को बोल दो, मम्मी कोई आपको काम बोली बेटा ये कर दे, तो वो तो हो गया, नहीं मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, इसमें ये, इसमें वो, इसमें दिस डैट दोज एक्सेट्रा, ये सब बातें जो होती हैं वो एक प्यूबर्टी एज पे आने वाला बच्चा जो होता है वो करने लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा रूड, जैसे होता है ना, मुंह लगाने लग जाता है माँ बाप से, कोई भी हो, कोई भी बड़ा हो क्यों ना, वो किसी भी काम को अच्छे से करेगा ही नहीं। उसके बाद इसमें जो इमोशनल मैच्योरिटी आती है ये वो होती है कि 10 जैसे मान लीजिए 9 to 10 ईयर्स पहले कोई बॉय और गर्ल, उसमें कुछ था ही नहीं कि वो लड़का है वो लड़की है, मैं उसको क्यों मारूंगा, मैं उसको क्यों मारेगा, झुट्टम झुट्टी करके बच्चे, जब हम लोग बच्चे थे, मैं भी जब बच्ची थी मैं बहुत ज़्यादा मारपीट किया करती थी, बहुत, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चटक थप्पड़ धरा दो, ये लड़का है तो क्या हो गया, उसको भी मार दो, ये लड़का है तो क्या होगा, जाने दो, ये लड़की है तो क्या हो गया। नहीं,
ये इमोशनल मैच्योरिटी तभी मेरे अंदर नहीं थी या फिर आपके अंदर भी नहीं थी जब आप प्यूबर्टी एज में नहीं थे, लेकिन ये इमोशनल मैच्योरिटी तब आ जाती है जब आप प्यूबर्टी एज में आ जाते हो। तो ये इमोशनल मैच्योरिटी अब ये आ जाती है कि नहीं, वो लड़का है, उससे दूर रहना है वरना कुछ भी हो सकता है, वो लड़की है, उससे दूर रहना है वरना वो ये कर देगी वो कर देगी, इसलिए इन सभी चीज़ों से दूर हो जाते हैं हम लोग। इमोशनल जो होते हैं ना पूरे मैच्योर हो जाते हैं कि नहीं, ये काम करना गलत है, ये काम करना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत काम है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट भी आखिर आके कंप्लीट हो जाता है। और ये इंट्रोडक्शन जो है एडोलेशन रीचिंग द एज ऑफ एडोलेशंस, ये पूरा चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा इस सेशन में मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप कि मैंने जो आपको बेसिक एग्जांपल्स दिए, जो शॉर्ट में समझाया, डेफिनेशन नहीं लिखवाया, लेकिन आपको शॉर्ट में जो इतना ज़्यादा भाषण दिया, इतना लेक्चर दिया, इतना फनी तरीके से पढ़ाया, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको सारे कमेंट के आंसर जरूर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, एडोलेशंस, प्यूबर्टी, चेंज एज प्यूबर्टी के बारे में पूरे डिटेल्स में बताया, शॉर्ट में बताया, बेसिक के बारे में बताया, और आई होप कि आपको वो सब कुछ समझ में आया होगा। और अब मैं इस सेशन में पढ़ाने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन। तो जैसे कि मैंने आपको प्यूबर्टी में बताया कि प्यूबर्टी एक वैसा पीरियड है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन मेल या ह्यूमन फीमेल जो रिप्रोडक्ट करने की कैपेबिलिटी को अपने अंदर ले आते हैं, यानी कि उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, यानी कि वो रिप्रोडक्ट करने के लायक हो जाते हैं, उनके अंदर वो क्षमता आ जाती है, तो उन्हीं को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है और ये जो रिप्रोडक्शन जो करने के वो कैपेबल हो जाता है ना, तो उसके बाद उसी के बाद से जस्ट बाद से जो पूरा लाइफ चलता है एक ह्यूमन मेल ह्यूमन फीमेल का, उसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बोलते हैं। यानी कि जब प्यूबर्टी के एज में कोई भी ह्यूमन मेल या फीमेल रिप्रोडक्ट करने के कैपेबल हो जाते हैं और उसके बाद का जो हमारा लाइफ पीरियड चलता रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, यानी कि लाइफ ऑफ ह्यूमन। तो इस पॉइंट के अंदर आ रहे हैं ये 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे से चींटी जैसे पॉइंट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है मेनार्क, उसके बाद है मेनोपॉज, उसके बाद है सेक्स क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेनार्क के बारे में। ये मेनार्क क्या होता है? जैसे अपने प्यूबर्टी के एज में आने के बाद जो उनका मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, उसी पहले मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क बोलते हैं। उसी पहले मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क बोलते हैं, यानी कि जब कोई भी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्ट करने के कैपेबल हो जाती है और उसके बाद जो उसका मेंस्ट्रुएशन शुरू होने लग जाता है और जो पहला मेंस्ट्रुएशन आता है उसी को हम लोग मेनार्क बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद आता है मेनोपॉज, यानी कि सिंपल साधारण। ये एक पॉइंट बताना भूल गए मेनार्क में कि मेनार्क यानी कि जो पीरियड्स होते हैं लड़कियों के, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लड़कियों के चलते आ रहे होते हैं प्यूबर्टी के बाद, वो मेनली 4 to 5 डेज के होते हैं। हार्डली वो 5 to 6 डेज तक रहते हैं। और उसके बाद इसी पहले मेंस्ट्रुएशन को मना करती है, तो मैंने आपको समझा दिया। और मेनोपॉज जो होता है, यानी कि वो जो लाइफ स्पेन चलते आ रहा है, वो जो लड़की 11 साल के बाद उनके जो पीरियड्स आते हैं, पहले पीरियड्स को तो मेनार्क बोलते हैं, और उसके बाद जो वो पीरियड्स चलते आते हैं लास्ट में जो उसका पीरियड्स आने का जो लास्ट एंड ईयर होता है वो होता है हार्डली यानी कि मिनिमम होता है 44 to 45 ईयर्स तक, एंड जो हार्डली वो हो जाता है 48 to 49 ईयर्स तक। यानी कि एक ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है एक ह्यूमन फीमेल का, वो मिनिमम 44 to 45 ईयर्स तक रहता है, और मैक्सिमम हार्डली जाते 48 to 49 ईयर पर जाके रुक जाता है। और ये रुकने की प्रक्रिया जो ह्यूमन फीमेल के अंदर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, तो अब यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी ये मेनोपॉज और मेनार्क मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट निकल के आता है वो है सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। आई होप कि आपने सेल टॉपिक जो 8th क्लास का 7th चैप्टर में है, सेल
टॉपिक, उसमें क्रोमोसोम के बारे में पढ़ाया गया था और उसमें ये भी बताया गया है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस क्यों पाया जाता है और न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस क्या है। और न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस ये भी है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्रोमोसोम पाया जाता है, और अगर क्रोमोसोम ही नहीं होगा तो हम डिटरमाइन कैसे कर पाएंगे कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक किसी भी ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल के डिटर्मिनेशन पे। और इसको अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सीरीज बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते हैं हाउ इज द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बेबी मम्मी यानी कि जो मदर होगी, जो फीमेल होगी, जो बेबी होता है वो जो फीमेल के यूटेरस में डेवलप्ड हो रहा होता है वो उसका जो सेक्स क्या होता है, या वो बेबी बॉय होगा, वो बेबी आने वाला जो बेबी है वो बेबी बॉय होगा या वो बेबी गर्ल होगा, वो कैसे डिटरमाइंड होता है। अब आते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम पे। वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी निकल के आता है कि वो सेक्स क्रोमोसोम होते कौन कौन है। सिंपल बात है, रिप्रोडक्शन में आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX और XY। यहाँ पे XX होता है फीमेल का और यहाँ पे XY होता है मेल का। जब यहाँ पे X और X मिलता है तो यहाँ पे डॉटर पैदा होती है और यहाँ पे जो XY मिलता है वहाँ पे एक सन पैदा यानी कि एक लड़का पैदा होता है। तो यहीं पे ये सेक्स क्रोमोसोम टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। और उसके बाद जो हम लोग सेक्स डिटरमाइन करते हैं वो जो माँ के गर्भ में बच्चा जो बड़ा हो रहा होता है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ये टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है। हाँ बिल्कुल सही, सेक्स क्रोमोसोम पे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और मैंने यहाँ तक समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं होगी सिंपल लैंग्वेज में ये पढ़ेंगे कि किसी भी मेल और किसी भी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव एज होता है वो कब तक होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे ये होता है कि जो मेल होते हैं ना, कि जो मेल होते हैं वो टोटली हार्डली रिप्रोडक्ट कर पाते हैं 50 to 60 ईयर्स तक। और मैंने आपको तो बता ही दिया कि फीमेल्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे किसमें मेनार्क और मेनोपॉज में मैंने आपको बताया ना कि फीमेल जो होते हैं वो टोटली हार्डली 48 to 49 ईयर्स तक रिप्रोडक्ट करने के कैपेबल हो पाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि मेल में जो 50 to 60 ईयर्स तक का जो स्पर्म होगा वो टोटली कोई भी कंफर्म नहीं होगा कि वो स्पर्म फर्टिलाइज करने के बाद एक प्रेगनेंसी हो ही, यानी कि स्पर्म जो 50 to 60 ईयर के बीच में जो स्पर्म मिलेगा ओवम को, तो ये कोई भी कंफर्म नहीं होता है कि उसमें प्रेगनेंसी कंफर्म्ड होगी या नहीं होगी। वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। तो इसलिए ये टोटली जो हमारा सीमन होता है स्पर्म का वो टोटली तभी तक हेल्दी रह पाता है जब तक उसकी एज लगभग 40 ईयर्स क्यों ना हो। और फीमेल में भी मैंने आपको बता दिया 48 to 49 ईयर्स के बीच में हमारा ओवम बनना बंद हो जाता है, हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आने बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेस होता है वो टोटली ख़त्म हो जाता है। और सेम टू सेम मेल में भी यही होता है, उसका भी रिप्रोडक्टिव जो फेस होता है ह्यूमन लाइफ का मेल में वो भी टोटली ख़त्म, फिनिश, समाप्त हो जाता है। यहाँ पे फाइनली कड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट पॉइंट ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन के दौरान जो हमारा स्वास्थ्य है उसको हम लोग कैसे अच्छा रखें। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो फर्स्ट पॉइंट है वो आता है न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स। यहाँ पे एक बात ये आता है कि यहाँ पे टोटली अच्छा, यानी कि न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, आयंस होना चाहिए, सब कुछ जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो फूड में होने ही चाहिए, जो कि हमारे ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल में प्यूबर्टी के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। न्यूट्रिशन नीड्स यानी कि न्यूट्रिशन नीड्स खाना उसको अच्छे पोषण तत्व से भरा हुआ खाना मिलना नेसेसरी होना चाहिए। और यहाँ पे तो सिंपल बात यही आता है कि आजकल के जो चाइल्ड्स, जो बच्चे होते हैं प्यूबर्टी एज के, वो
घर के खाने पे ध्यान ना देकर वो सीधा बाहर के जंक फूड पे ध्यान देते हैं। मान लो एग्जांपल ले लो, अगर मम्मी ने लंच बना के दिया तो लंच नहीं खाया, कैंटीन में जाके जंक फूड खा रहे हैं, पिकनिक पे घर का खाना अफोर्ड नहीं करते, बाहर से खाना खा के खाते हैं। तो यही होता है न्यूट्रिशन नीड, जिसके वजह से अगर उनको नहीं मिल पाया न्यूट्रिशन नीड, ऐसे ही चलता रहा, तो जो बच्चे होंगे उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाएगी वो टोटली ख़राब हो जाएगी। उनको थायराइड, बहुत सारे प्रकार की बीमारियां उनको होने लग जाती है, चाहे वो मेल में हो या फिर फीमेल्स में हो, दोनों में सेम ही होता है। उसके बाद अगला पॉइंट ये निकल कर आता है पर्सनल हाइजीन फॉर एडोलेसेंट्स, यानी कि खुद का साफ सफाई। किसी भी किशोरावस्था पे रहने वाले मेल और फीमेल की खुद की साफ सफाई कैसे हो जा सकती है। मैंने आपको मेनार्क में बताया था अभी कि जो आपको यहाँ पे बताया टोटली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं वो 4 to 5 डेज, हार्डली 5 to 6 डेज तक रहते हैं। और 6 डेज तक रहने के बाद इन्हीं 1 to 6 डेज के बीच में जो होता है ना, वेजिना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोमल हो जाता है। उसके बाद जो वेजिना सेंसिटिव हो जाता है, अगर वहाँ पे पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाए, उसकी साफ सफाई नहीं किया जाए, तो उसके बाद जो वेजिना होगा वो टोटली ख़राब हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएगी लड़कियों को, जैसे PCO, बहुत गंदी गंदी बीमारियाँ हो जाएंगी उनको, और उनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम भी टोटली ख़राब हो जाएंगे, वो बच्चे पैदा करने के लायक ही नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रिशन नीड्स हो गए, फिजिकल हाइजीन हो गए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फीमेल मेल दोनों के लिए। और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का तीसरा पॉइंट निकल कर आता है फिजिकल एक्सरसाइज फॉर द एडोलेसेंस, यानी कि जो फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि वो कौन सा शारीरिक व्यायाम करे जो कि उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता हो। वो सिंपली बहुत अच्छा खाना खाएंगे, अगर वो डाइट अच्छा लेता है तो उनको कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादा एक्सरसाइज करने की, बट हाँ अपने बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने बॉडी को एक्टिव नहीं रखते हो तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपके रिप्रोडक्शन में कुछ कमियां आ सकती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है नो ड्रग्स फॉर एडोलेसेंस। इस एज में, यानी कि एडोलेसेंस के एज में, मैं भी एडोलेसेंस के एज में हूँ, आप भी एडोलेसेंस के एज में हो, पिछले सेशन में मैंने बताया कि आप लोगों को मजा आएगा समझने। और ये सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है नो ड्रग्स फॉर एडोलेसेंस, यानी कि ये जो एज होता है, ये जो पीरियड्स होता है एडोलेसेंस का, यहाँ पे मेल और फीमेल ड्रग्स को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक ड्रग्स हो गया, दारू पीना हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ड्रग्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ड्रग्स क्यों ना हो। तो हम लोग को अपने एडोलेसेंस जो हमारे एडल्ट हो चुके हैं उनको ड्रग्स से टोटली अलग करना होगा। अगर वो ड्रग्स लेते हैं तो उनके मेंटली, फिजिकली, बिहेवियरल बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पूरा ख़राब कर देंगे। इसीलिए ये जो नो ड्रग्स में एक और पॉइंट निकल कर ये आता है कि पहले हम लोग बच्चे थे, फ्री रहते थे, हो जाने दो, वो मरे वो जिए, आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं जिंदा हूँ, मैं खेलूंगा कूदूंगा खाऊंगा पीऊंगा, मैं खुल के ज़िंदगी जीऊंगा, ये होता था पहले बचपन में। लेकिन किंतु परंतु बट अभी एडोलेसेंस के एज में बहुत सारे टेंशन आ जाते हैं सर पे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कभी गुस्सा, कभी नाराज़गी, कभी खुशी, कभी कुछ भी बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। और इसमें जो मेन बात ये होता है कि जो एडोलेसेंस के जो बच्चे होते हैं उनको खुद पता नहीं चल पाता है कि अरे यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो ड्रग्स होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होता है। और उसके बाद ये ड्रग्स मेंटली, फिजिकली, बिहेवियरल, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज लाता है। तो उसके बाद मैंने आपको ये लास्ट पॉइंट भी समझा दिया। आई होप कि आपको ये पूरा रिप्रोडक्शन फेज ऑफ यू आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।